नमस्कार दोस्तों। द क्वेश्चन इज, डू प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू और पर्सनल लॉ अप्लाई टू भूमिदारी राइट्स? डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 एंड प्रेसिडेंट्स ऑन द सब्जेक्ट। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो समझिए कि हिंदू लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं या पर्सनल लॉ के कुछ प्रिंसिपल हैं, क्या वो भूमिदारी राइट्स पे अप्लाई होते हैं? हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि टू सम एक्सटेंट इट इज़ एप्लीकेबल बट टू सम एक्सटेंट इट इज़ नॉट। ठीक, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स तो अप्लाई होते हैं और कुछ प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते हैं। इन द सेंस ये नहीं है कि आपका टोटली एग्जेम्पशन है कि नो डो नॉट एप्लीकेबल, या ये टोटली एग्जेम वो नहीं है एग्जेम्पशन, बट रिटन में दे रखा है, बट आप थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली जाओगे तो इट विल बी सिमिलर ऑफ अ काइंड। ठीक है, तो बाकी आप जो है जो चीज़ दे रखी है उसको तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि उसको तो भैया आप मना नहीं कर सकते ना। ठीक, तो यही है, ये क्वेश्चन का वो है एसेंस। और डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन, आपको इसमें या तो कंपैरेटिव बना दो, इफ नॉट कंपैरेटिव बना रहे हो आप, क्योंकि प्रोविजन ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड पूछा है तो डो नॉट नीड टू कंपेयर विद अदर पर्सनल लॉ, बट देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ ऑल्सो। इसमें दे रखा है डो नॉट अप्लाई, बट देयर आर सिमिलैरिटीज़। ये मैं खुद पढ़ के मैंने जाना था, तो कुछ हैं सिमिलैरिटीज़, लाइक मेल भूमिदारी हो सकता है, सिमिलरली इन दैट व्हाट आई से इन हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, तो सक्सीड तो आप मेल ही लाइन में करते हो ना, फीमेल इज़ नॉट सोर्स ऑफ आपका सक्सेशन ना, इसमें भी सिमिलर वही है। तो सिमिलर प्रोविजंस तो हैं ना, बट आपका इसमें मना कर रखा है कि अप्लाई नहीं होता है। तो हम देखते हैं आप क्वेश्चन का आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ हिंदू और पर्सनल लॉ डज नॉट अप्लाई टू भूमिधारी राइट्स, अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, वेन एवर सक्सेशन हैज़ टू टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ भूमिदारी राइट इन स्टेट ऑफ यूपी, then a provision of UP Revenue Code relating to succession given under 108 to 115 shall apply and not the personal law of intestate tenure holder। ठीक, टेन्योर होल्डर के केस में आपका जो है ये अप्लाई होता है आपका यूपी रेवेन्यू कोड, बट जो प्रिंसिपल लेट डाउन है 108 से लेकर 115 तक, वो है तो सिमिलर ऑफ अ काइंड ना। ये मेरा कहने का सिर्फ उतना मतलब था। अब देखते हैं सेक्शन 108 से लेके 115 जो है ये स्टेट करता है कि जो नियम आपके एप्लीकेबल हैं सक्सेशन के केस में भूमिदारी राइट्स के लिए, वो मैंडेटरीली आपका अप्लाई होना चाहिए एंड शेल ओवर रूल द पर्सनल लॉ ऑफ इंटेस्टेट टेन्योर होल्डर। ठीक है, तो वो ओवर रूल कर देगा जो पर्सनल लॉ आपका है इंटेस्टेट टेन्योर होल्डर का, मान लीजिए हिंदू है या मुस्लिम है, तो वो उसको ओवर रूल करते हुए इसमें यूपी रेवेन्यू कोड के जो है रूल्स अप्लीकेबल होंगे। हाउएवर फिर भी इफ़ द डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 80 ऑफ द कोड, अगर फिर भी मान लीजिए कोई डिक्लेरेशन आपके मेड आउट होती है सेक्शन 80 कोड के, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 क्लॉज सी द भूमिधर सेल इन मैटर ऑफ डेवोल्यूशन वी गवर्न बाय द पर्सनल लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भूमिदार है वो आपका जो है डिवोल्यूशन के केस में पर्सनल लॉ से गवर्न होगा, टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिसका कि वो सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन आपका देखते हैं, सिंपली आपका ये आप मेंशन कर देंगे, तो ये आपका समझ में आ जाएगा। डिवोल्यूशन के केस में वो पर्सनल लॉ से होता है, सक्सेशन के केस में या पर्सनल लॉ से नहीं होता है, सिर्फ इतना सा मतलब है उसका। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, वेदर द लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप अप्लाइज ऑन यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ठीक है, कमेंट। सबसे पहले तो आपको सर्वाइवरशिप रूल समझने की ज़रूरत है। देखिए, सर्वाइवल शिप रूल जो हुआ करता था कि 3 मेल जो लीनियल आपका जो लाइन होगी ना, तो उसमें जो है जो भी सर्वाइविंग आयर होंगे दिल होल्ड द प्रॉपर्टी, सिंपली दिल सक्सीड। ठीक है, ये मेन था।
तो इस चीज़ को भैया हमने जो है क्या होता था कि जो 3 मेल की लाइन के होते थे तो उनको जो है वो सक्सीड करते थे। इसमें फीमेल इंक्लूडेड नहीं थी सर्वाइवरशिप में। अब जब सक्सेशन का राइट हमने फीमेल को दे दिया तो सर्वाइवरशिप की डॉक्ट्रिन हमने ख़त्म कर दी कि ये सब चीज़ें छोड़िए, आप मेल लीनियल उसमें मत देखिए, आप जो है सिंपली क्या कहते हैं सबको इक्वली ट्रीट कीजिए, और सर्वाइवरशिप की डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया था। मतलब जो आपका सर्वाइवरशिप का रूल था वो ख़त्म कर दिया था। अब देखो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है सर्वाइवरशिप के बारे में। तो सेक्शन 112 प्रोवाइड कराता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बाय सर्वाइवरशिप, यानी कि जो सर्वाइवरशिप से जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये आपका सेक्शन 112 प्रोवाइड कराता है। तो सेक्शन 112 क्या कहता है देखते हैं। सर्वाइवरशिप इन केस ऑफ कोविडोज़ के केस में क्या सर्वाइवरशिप है वो देखते हैं हम। एज पर सेक्शन 112 यानी कि 112 के हिसाब से क्या है, वे बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के पहले या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, 2 और मोर कोविडोज, 2 या 2 से अधिक कोविडोज इनहेरिट करती हैं इंटरेस्ट ऑफ अ मेल टेन्योर होल्डर, किसी भी आपका जो है मेल टेन्योर होल्डर का इंटरेस्ट को इनहेरिट करती हैं। एंड एनी वन ऑफ देम, अगर उनमें से कोई एक डाइज और रीमैरेज, या तो ख़त्म हो जाता है या दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर सच कमेंसमेंट विदाउट लीविंग एनी आर इंटाइटल्ड टू सक्सीड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 108, द इंटरेस्ट ऑफ सच विडोज विल पास बाय सर्वाइवरशिप टू द सर्वाइविंग विडोज। मतलब जो मतलब किसी विडो का मान लीजिए कोई इंटरेस्ट है तो वो सर्वाइविंग विडो पे पहुंच जाएगा, जो मतलब जो जिंदा है आपका विधवा औरत उन पे चला जाएगा। एंड विद देयर आर 2, जब 2 से मतलब या 2 से अधिक हैं, 2 है या 2 से अधिक हैं सर्वाइविंग को विडो, देन टू सर्वाइविंग को विडोज इन इक्वल शेयर्स, तो उनको जो है इक्वल शेयर्स में आपका जो है चला जाएगा। सर्वाइवरशिप इन केस ऑफ को टेन्योर होल्डर, जो को टेन्योर होल्डर है उनके केस में सर्वाइवरशिप क्या होती है वो देखते हैं हम। एज पर सेक्शन 112 क्लॉज 2, where any land is held by 2 or more co-tenure holders, 2 या 2 से अधिक co-tenure holder के द्वारा कोई भी लैंड आपका हेल्ड होती है, एंड एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक मर जाता है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के कमेंसमेंट के बाद, विदाउट लीविंग एनी आयर इंटाइटल्ड टू सक्सीड, ठीक है, उसमें कि क्या कहते हैं किसी भी आयर को हमने जो है मतलब रह नहीं गया कि वो आपका जो है सक्सीड करेगा अंडर सेक्शन 108 या उससे लेके 110 तक। तो जो आपका को टेन्योर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो आपका सर्वाइविंग को टेन्योर होल्डर पे चला जाएगा इक्वल शेयर में। सिमिलरली जैसे कोविडो का केस था वैसे ही को टेन्योर होल्डर का केस है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, बस इसमें सेक्शन नंबर याद रखने हैं और आप लिख सकते हो। उसके बाद वेदर विडो के केस में को टेन्योर होल्डर के केस में इसमें दे रखा है, बस बाकी कुछ चीज़ें ऐसे कुछ याद करने लायक या समझने लायक कुछ चीज़ मुझे तो नहीं लग रही। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, वेदर द लॉ ऑफ एस्टीट अप्लाई अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006 कमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ एस्टीट क्या होता है पहले वो समझिए। देखिए लॉ ऑफ एस्टीट ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका कोई भी मान लीजिए ओनर नहीं है, ओनर है भी तो उसका गलत इस्तेमाल होता है तो वो चीज़ गवर्नमेंट में बेस्ट हो जाती है। इसलिए हमने देखा था कि क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट विदाउट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस वो ज़मीन ले लेती है जब कंट्रावेंशन ऑफ कोड में काम करता है। तो लॉ ऑफ एस्टीट भी वही होता है जिस पे जो है ओनर जो है गवर्नमेंट होती है, तो वो लॉ ऑफ एस्टीट होता है। अब हम देखते हैं कि क्या है लॉ ऑफ एस्टीट, वेदर ये जो है यूपी रेवेन्यू कोड में अप्लाई होता है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो 115 जो है आपका सेक्शन नंबर, जहाँ कोई भूमिदार या कोई भी असामी जो लैंड होल्ड कर रहा है ग्राम पंचायत की, ठीक है, डाइज विदाउट नोन एयर, उनका कोई भी आयर नहीं है, मतलब कोई भी आयर इन द सेंस नोन आयर, ठीक है,
यानी कि अननोन आयर आ जाए कि हम उनके जानने वाले हैं, तो भैया ऐसे तो नहीं दी जाएगी ना। आपके नोन आयर मतलब कोई है नहीं, ठीक है, आपके जानने वाला कोई भी आयर नहीं है, तो जो एसडीओ है वो अपने स्वविवेक पे, ठीक, लैंड की पोजीशन लेगा जो उस भूमिदार या उस असामी के द्वारा आपका जो है हेल्ड की जा रही है, ठीक है। और उस चीज़ को आप जो है एसडीओ साहब क्या करेंगे, ये जो है लीज कर देंगे एक एग्रीकल्चर ईयर के लिए एट अ टाइम, एक समय में, यानी एक समय में 1 साल के लिए वो जो है लीज पे दे देंगे इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जिस मैनर में आपका प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इफ़ विद इन 3 years ऑफ द डेट, अगर आपके 3 ईयर डेट के मतलब डेट के 3 ईयर के अंतर्गत जिसमें आपने एसडीओ ने पोजीशन ली है, ठीक है, कोई भी क्लेमेंट आपका अगर अप्लाई करने के लिए आपका उनके सामने आता है कि भैया हमारी प्रॉपर्टी है, हमें रिस्टोर की जाए, ठीक है, हम इसके जो है लीगल आयर है या हम जो है नॉन लीगल आयर है, ठीक है, देन जो सब डिविजनल ऑफिसर होगा वो अपने डिस्क्रिशन पे और विद इंक्वायरी हेल्ड आउट करेगा वेदर द क्लेमेंट इज मेकिंग वैलिड क्लेम और नॉट, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो होगी ना एटलीस्ट, कि भैया विदाउट आप जो है इंक्वायरी किए, आप जो है खुद को स्वविवेक कैसे अप्लाई करोगे। तो इसलिए जो एसडीओ है स्वविवेक भी आफ्टर जो है मेकिंग इंक्वायरी अप्लाई करते हैं, फिर उसी हिसाब से वो जो है या तो आपका क्लेम अगर अच्छा है सही है तो उसको अलाउ कर देते हैं, अगर क्लेम जो है मतलब सही नहीं है तो उसको जो है भैया रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर रिजेक्टिंग हिज क्लेम अंडर may within 1 year from the date of communication of such order to him file a suit for declaration of his right under सेक्शन 144। तो इसमें ये कहा गया अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसने कि क्लेम किया है 3 वर्ष के अंदर आकर, ठीक है, और उसके खिलाफ वो जो है ऑर्डर बन गया है, यानी कि उसका जो क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और वो खुद को एग्रीव्ड महसूस कर रहा है उस ऑर्डर से, तो वो 1 साल के अंतर्गत जब उसको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है उस डेट से 1 साल के अंतर्गत वो जो है सूट ऑफ डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है, यानी डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, डिक्लेरेशन ऑफ हिज राइट, ठीक है। और वो किस में दे रखा है आपका 144 मतलब आपका 144, ठीक है, उसमें 144 में आपका जो है भैया दे रखा है, आप उसके तहत आप कर सकते हो। अब नॉर्मली केसों में डिक्लेरेशन कहाँ होती है, सेक्शन 34 SRA। अब यूपी रेवेन्यू कोड के केस में आप 144 के तहत आप जो है भैया जाके जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन यू कैन फाइल, ठीक। उसके बाद वेयर द क्लेमेंट सक्सीड इन हिज क्लेम ही शैल बी इंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ द लैंड and to the rent realized from the lessee after deducting all arrears of land revenue due in respect of such land and the expenses of its management। अगर कोई भी क्लेमेंट सक्सीड करता है अपने क्लेम में, देन वो इंटाइटल्ड होगा पोजीशन ऑफ लैंड के लिए और उस किराए के लिए जो कि उसने लेसी से आपका रियलाइज़ किया है, सारे जो आपके एरियाज थे लैंड रेवेन्यू के उनको हटा के, ठीक है, और क्या कहते हैं जो भी आपने मैनेजमेंट में आपने एक्सपेंस किया है उसको हटा के, तो उसमें जो है आप जो है ये रेंट रियलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ नो क्लेमेंट आपका जो है, ये समझ में आया ना, दोबारा समझाऊँ। अगर मान लीजिए कोई क्लेमेंट है वो उसका क्लेम सक्सीड हो जाता है कि हाँ उसने जो बात कही है वो सच्ची है, उसका क्लेम सही है, तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको पोजीशन दे दी जाएगी। अब पोजीशन दी जाएगी उसके साथ साथ जो भी उस पर ज़मीन पे किराया आता था वो दे दिया जाएगा। अब बाकी कौन सी चीज़ें घटाई जाएंगी, किराया तो दे दिया जाएगा, भरपूर किराया दिया जाएगा, पूरा दिया जाएगा, नहीं भैया पूरा नहीं दिया जाएगा। उस पर जो भी आपके एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू थे या जो भी आपका मैनेजमेंट का खर्चा आया, उन दोनों चीज़ों को घटा के आपको जो है वो रेंट आपका दे दिया जाएगा। सिंपली बात ये कही गई है, अगर आपका क्लेम जो है सक्सीड करता है उस केस में ये है, ठीक है। उसके बाद इफ़ नो क्लेमेंट अपेयर, अगर आपका कोई भी क्लेमेंट 3 साल के अंतर्गत अपेयर नहीं होते हैं,
पहले तो देखो अपीयर हो रहे हैं, अपीयर में भी आपका सबसे पहले होता है आपका या तो रिजेक्शन हो रहा है या आपका एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो है दूसरी कंडीशन क्या है, आपका अपीयर ही नहीं हो रहा है। पहले तो अपीयर हो रहा था, उसमें आपका रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो रहा था क्लेम। अब जो है इसमें क्या है, आपका अपीयर ही नहीं हो रहा है। देन क्या होगा कि जो सब डिविजनल ऑफिसर है, ठीक है, या वो कोई क्लेमेंट जिनका जो है भैया रिजेक्ट हो गया है क्लेम और उन्होंने सूट फाइल नहीं करी है, ठीक है, या फिर आपका जो है सूट फाइनली डिसमिस की गई है, तो लैंड जो है आपका ग्राम पंचायत में बेस्ड हो जाएगी। ग्राम पंचायत में बेस्ड होने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट में बेस्ड होना, ठीक है भैया। तो गवर्नमेंट में बेस्ड होने का मतलब क्या है, एस्टीट लॉ ऑफ एस्टीट आपका अप्लाई होता है, ठीक है। तो द लैंड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन वेस्टेड इन व्हाट, इन ग्राम पंचायत और द लोकल अथॉरिटी मतलब आपका स्थानीय निकाय अंडर सेक्शन 59, ठीक है। आपका सेक्शन 59 में आपको कई बार बता चुका हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यू शुड रीड इट, ठीक है, थरली। तो ये आपका जो है ये हो गया। तो यहाँ ही हम वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।